कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और ऑनेस्टली ये आर्टिकल इग्नोर करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। आर्टिकल का सवाल सिंपल था। वो ये था कि क्या ट्रम्प एक मैडमैन स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है। और ये कोई कैजुअल टर्म नहीं है ना, ये एक सीरियस जियोपॉलिटिकल थ्योरी है। रीसेंट ईरान क्राइसिस में ट्रम्प ने एक्सट्रीम थ्रेट्स दिए। क्या क्या बोला उन्होंने? बोला कि हम सिविलाइजेशन भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स थे, जो इन्फ्लेमेटरी टाइप के स्टेटमेंट्स हैं। और फिर उन्होंने ही लास्ट मोमेंट पर सीज फायर अनाउंस कर दिया। तो सवाल ये है कि क्या ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक स्ट्रैटेजी है या तो एक एक्चुअल इम्पल्सिवनेस है। हम ऐसा इम्पल्सिवनेस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से तो शायद एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ये इम्पल्सिवनेस क्या एक तरीके की स्ट्रैटेजी है जो कि वो दिखा रहे हैं एट द इंटरनेशनल स्टेज। आज हम इसी चीज़ को डिकोड करेंगे कि एक्चुअली में मैडमैन थ्योरी क्या है, हिस्ट्री में इसको किस तरीके से यूज़ किया गया है बाय वेरियस अदर लीडर्स, और क्या ट्रम्प जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है वो क्या इसको यूज़ कर रहे हैं। तो वेलकम स्टूडेंट्स to Legacy IAS. In this video, we are going to cover a very important topic that has appeared in the Indian Express Explained series. ठीक है? The title of this article is Trump practicing the madman theory? And this has been expressed and maintained by the expert who has written this article. ठीक है? तो सबसे पहली बात, मैडमैन थ्योरी, फियर थ्रू प्रेडिक्टेबिलिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैडमैन थ्योरी क्या है ना। अब देखिए, इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, निक्सन। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब फेमस हुआ? ये फेमस हुआ जब यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के टाइम पर। ठीक है, उनका आइडिया क्या था? उनका आइडिया बहुत सिंपल था। वो ये था कि एनिमी को ये बिलीव करवा दो कि मैं अनप्रेडिक्टेबल। सिंपल शब्दों में ये बोल रहे हैं कि एनिमी को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इवन इरैशनल चीज़ है ना, जो हम लोग यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लीडर्स होगा वो रैशनल होगा, उनकी जो थिंकिंग होगी वो नेशन बिल्डिंग की तरफ होगी, तो नहीं, हम ये क्या करेंगे कि हम एनिमी को ये बिलीव करवा देते हैं कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल मान के चलिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्ट इरैशनल टू स्केयर अपोनेंट्स। मतलब कि इरैशनल, अगर अपोनेंट को ये लगता है कि ये लीडर कुछ भी कर सकता है तो वो रिस्क नहीं लेगा, है ना। मतलब कि आप ही मानिए कि अगर आपका कोई ओपोनेंट है और आपने इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया कि आप अगले क्षण में कुछ भी कर सकते हैं, आपकी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, इट इज़ लाइक यू हैव गॉन रोग, है ना। अगर ऐसा होता है तो सामने वाला जो ओपोनेंट है वो रिस्क लेने से कतराता है। और यही चीज़ है जो मैडमैन थ्योरी के एक इंपॉर्टेंट पिलर की तरह सामने आती है। तीसरी चीज़, मेक थ्रेट्स सीम क्रेडिबल। अब क्या होता है नॉर्मल सिचुएशन में, आप एक रैशनल लीडर न्यूक्लियर एस्केलेशन जो है वो नहीं करेगा, है ना। अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए एक मतलब एग्जांपल के तौर पे न्यूक्लियर एस्केलेशन को ही ले लेते हैं, तो कोई भी जो रैशनल लीडर है वो ये सोचेगा कि न्यूक्लियर वॉर से ये वॉर बस एस्केलेट हो जाएगी एंड इट विल लीड टू इकोनॉमिक कोलैप्स एंड इट विल हैव रिपरकशंस विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। हो सकता है कि ग्लोबल स्टेज पर भी हमें मुंह की खानी पड़े, है ना। तो कोई रैशनल लीडर क्या होगा, वो न्यूक्लियर एस्केलेशन नहीं करता। तो जो थ्रेट्स हैं वो बिलीवेबल भी नहीं लगते। लेकिन अगर जो लीडर मैड लगता है ना, तो जो थ्रेट है वो भी रियल लगता है ना। मतलब कि जितना ज़्यादा वो इरैशनल डिसीजंस लेके उन क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ाता है, उतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि अगर न्यूक्लियर एस्केलेशन पे बात आई तो वो न्यूक्लियर एस्केलेशन करने से भी पीछे नहीं हटने वाला। और आखिरी देखते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टूल। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टूल मतलब कि ये ऑन ग्राउंड बैटलफील्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक तरीके का माइंड गेम है। मतलब एनिमी जो है
उसका डिसीजन मेकिंग को हम किस तरीके से नैरेटिव चेंज कर करके, इरैशनल नैरेटिव भी सेट कर करके हम लोग उसको किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग सम अप करना चाहें ऐसे सिंपल लाइन में, इज कि एक्ट अनप्रेडिक्टेबल सो दैट द ओपोनेंट बिकम्स प्रेडिक्टेबल। मतलब योर अनप्रेडिक्टेबल एक्शंस आर फोर्सिंग योर ओपोनेंट टू हैव प्रेडिक्टेबल एक्शंस एंड देन this becomes a psychological warfare tool, something that is not there on the battlefield. Now third, has Trump actually built a madman persona? क्या उनका ऐसा इमेज बन चुका है? तो अब आते हैं इनके प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पे कि क्या वो इस थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं। तो आप स्लाइड पर देखोगे एक्सट्रीम थ्रेट्स, मतलब हम देखते हैं कि ऐसे एविडेंस है क्या हमारे पास कि जिससे कि हमें पता चले कि वो एक तरीके का मैडमैन पर्सोना को एग्ज्यूड कर रहे हैं। क्या वो ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, क्या वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम थ्रेट्स गिवन टू ईरान, नॉर्थ कोरिया, है ना, जो एक्सट्रीम थ्रेट्स थे। तो ईरान क्राइसिस में क्या हुआ कि ट्रंप ने ओपनली थ्रेटन किया था, उन्होंने ओपनली थ्रेटन किया था कि आपकी जो सिविलाइजेशन है, अगर आप हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलते हो तो सिविलाइजेशनल स्ट्रैटेजी, जो सिविलाइजेशनल आपका जो बीइंग है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है। डिप्लोमेसी में या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स में जब आप यूज़ करते हैं लैंग्वेज, तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू यूज़, दैट इज़ एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट टू मेक एंड समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ सच अ लीडर। नेक्स्ट, सडन रिवर्सल्स जैसे सीज फायर डिसीजंस, है ना, मतलब कि लास्ट मोमेंट पे आकर जब आपने बोला कि सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद अगले दिन ही आपने बोला कि लास्ट मोमेंट पर कि सीज फायर को हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो इस तरीके का रिवर्सल जो है वो भी इस तरीके का एविडेंस देता है कि उनका एक मैडमैन पर्सोना दिख रहा है। तीसरा, डेलिब्रेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल में जो लिखा है एक्सपर्ट्स ने, उनके अकॉर्डिंग ट्रंप ने कॉन्शियसली एक अनप्रेडिक्टेबल इमेज को बिल्ड किया है ना। मतलब कि ये कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उनका जो नेक्स्ट मूव है वो क्या होगा। और आखिरी, मिक्स्ड सिग्नल्स टू एलाइज एंड एनिमीज। मिक्स्ड सिग्नल टू एलाइज एंड एनिमीज, इसका मतलब क्या है कि जो एलाइज हैं यानी कि जो दोस्त हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे चल के ये कौन से स्टेप्स लेने वाले हैं, क्या हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या फिर उनके अगेंस्ट काम करना चाहिए। एनिमीज़ जो हैं ऑन दी अदर हैंड वो और भी ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं क्योंकि उनको हर एक एम्प्टी थ्रेट भी एक तरीके का पोटेंशियल इन्वेजन लगता है। तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है या इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। हम यहाँ पे क्या क्लेम कर रहे हैं, एक्सपर्ट जो हैं, जो इन्होंने आर्टिकल लिखा है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये तो एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है या फिर एक लीडर की इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ जो डिफरेंस है वो सटल है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिंग मैड एंड बीइंग परसीव्ड टू बी मैड, है ना। ये बहुत ही सटल डिफरेंस है, लेकिन इसको समझ जाओगे आप तो आपको एक तरीके का मैडमैन स्ट्रैटेजी क्या होती है वो समझ में आ जाएगी। अब आखिरी देखते हैं, मैडमैन स्ट्रैटेजी, इज इट इफेक्टिव और डेंजरस? इज इट इफेक्टिव और डेंजरस? तो इसका ये है, अगर हम लोग देखें तो दैट इट कैन क्रिएट शॉर्ट टर्म प्रेशर, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये एक्चुअली में काम करती है? तो आप ये देखोगे कि शॉर्ट टर्म प्रेशर तो क्रिएट करती ही है ना। फॉर एग्जाम्पल, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन तो कर दिया, सीज फायर के लिए ईरान भी एग्री हो गया, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बोला कि इनकी तो मैडमैन स्ट्रैटेजी है, ये कल को कुछ और पलट के बोल देंगे, तो इसकी वजह से हम लोग इसको ओपन ही नहीं करते हैं, हम लोग सीज फायर के लिए अग्री ही नहीं करते हैं। तो इससे डायरेक्ट इफेक्ट हमें दिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने ओपन कर दिया, सीज फायर के लिए अग्री कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो प्रेशर था, जो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में भी प्रेशर था, वो एक्चुअली क्रिएट तो हुआ। नेक्स्ट, फोर्सेस नेगोशिएशन अंडर फियर। फोर्सेस नेगोशिएशन अंडर फियर, इसका मतलब ये कि अगर ओपोनेंट को लगे कि सिचुएशन एक्सकेलेट हो सकती है तो वो नेगोशिएट करेगा,
है ना, हम लोग अगर आंसर कर रहे हैं कि इज इट इफेक्टिव और डेंजरस, तो वी विल सी दैट फोर्सेस नेगोशिएशन अंडर फियर, मतलब अगर उसको डर लग रहा है कि ये वाला एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, इन्होंने ये थ्रेट दिया है, और वेदर दे विल टेक एन एक्शन ओवर दिस थ्रेट और नॉट, इफ दे फील दैट दे माइट टेक सो, देन दे वुड गो फॉर नेगोशिएशन. लेकिन देयर इज रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशन, देयर इज रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशन कि अगर जो ओपोनेंट है वो गलत इंटरप्रेट कर जाए, है ना, मतलब मैडमैन स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने ओपोनेंट को तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ओपोनेंट ही उसको गलत इंटरप्रेट कर ले तो वॉर फिर एस्केलेट हो सकती है. और स्पेशली जब हम बात करें न्यूक्लियर वर्ल्ड में कि न्यूक्लियर पावर्स हैं अब, है ना, और सबके पास एक न्यूक्लियर वेपन भी है, तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है. ठीक है, तो इफेक्टिव हम लोग देखते हैं कहाँ पे, इट कैन क्रिएट शॉर्ट टर्म प्रेशर, इट हैज शोन द एविडेंस. सेकेंडली, फोर्सेस नेगोशिएट अंडर फियर बिकॉज दे आर नॉट श्योर ऑफ द एक्शंस दैट कैन बी टेकन. Third, there might be dangerous side of it when there is risk of miscalculation at the side of the opponent if they are not able to interpret properly the signals given by this madman leader. ठीक है, और लास्ट, damages long term credibility, है ना, किसके कॉस्ट पे आता है ये, है ना, जो शॉर्ट टर्म प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जो मैडमैन स्ट्रैटेजी आप ला रहे हैं, वो किस चीज़ के ऊपर आता है, क्या उसका दाम है जो आप पे करते हैं, तो वो दाम है क्रेडिबिलिटी डैमेज. मतलब अगर बार बार थ्रेट्स देकर आप बैकआउट करो तो लोग बिलीव करना बंद कर देते हैं, है ना, लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, वो यही सोचेंगे कि नेक्स्ट थ्रेट भी दे रहा है वो भी एम्प्टी थ्रेट है. ठीक है, और फिर क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की तरह आप परस्यू नहीं कर सकते हो, है ना, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो फेल हो जाती है. तो अगर हम लोग सिंपल लाइन में इसको बताना चाहें तो ये है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी कुछ समय तक पावर भी है और कुछ समय के बाद वो बहुत बड़ी रिस्क भी बन सकती है ना. तो द कंट्री और द लीडर दैट इज प्रैक्टिसिंग दिस मैडमैन स्ट्रैटेजी मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ इट. अब फाइनल इंसाइट एक बार देखते हैं, स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी एंड लिमिट्स ऑफ पावर. ये फाइनल अंडरस्टैंडिंग ये कि मैडमैन थ्योरी का रियल मीनिंग क्या है, तो आप देखोगे इट इज डेटरेंस वर्सेस केओस. डेटरेंस वर्सेस केओस, इसका क्या मतलब होता है कि अगर कंट्रोल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, मतलब कि आप श्योर नहीं है, मतलब जिस तरीके से आपके जो थ्रेट्स हैं और आपके एक्शंस हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, आप अनप्रेडिक्टेबल हो और वो कंट्रोल्ड है ना, ऐसा नहीं कि एस्केलेट हो रहा है वो, तो ये डेटरेंस स्ट्रॉन्ग कर देता है. ठीक है, डेटरेंस मतलब कि द आइडिया ऑफ द ओपोनेंट अटैकिंग यू वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है. लेकिन अगर यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी अनकंट्रोल्ड क्षेत्र में चली जाती है, अनकंट्रोल्ड रीजन में चली जाती है, तो वो केओस क्रिएट करती है. ठीक है, मतलब कि हो सकता है कि वो डेंजरस बन जाए और वो वॉर एस्केलेशन शायद न्यूक्लियर वॉर में भी आज के टाइम पे कन्वर्ट हो जाए. नेक्स्ट, फियर एज अ नेगोशिएशन टूल. फियर एज अ नेगोशिएशन टूल मतलब कि जियोपॉलिटिक्स में फियर जो है इमर्ज कर रहा है एक पावरफुल वेपन जैसे. लेकिन अगर आप इसका ओवर यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये आपको उतने ही रिटर्न्स देगी. इसका ओवर यूज़ करने से इसका जो इफेक्ट है, फियर का इफेक्ट है, वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, द लिमिट्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप. लिमिट्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप मतलब कि हर बार आप फाइनल थ्रेट दे के, यानी कि हर बार आप एज तक ले जाके सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, है ना. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोला ये मेरा फाइनल थ्रेट है, कल से सिविलाइजेशन विल बी वाइप्ड आउट एंड दिस इज माय स्ट्रैटेजी. नो, दिस वुड नॉट प्रूव टू बी अ सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी. एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि सिस्टम विल स्टार्ट कोलैप्सिंग and you will not be able to deal with it, and later on this kind of a strategy will not also prove to be very very effective. Or last, thin line between strategy and instability. There is a thin line when we are talking about madman strategy. There has been a thin line between acting irrational और actually irrational होने में. मतलब डिफरेंस जो है वो बहुत बहुत
सटल है, बहुत थिन है और ये खतरे से खाली भी नहीं है। तो अब फाइनल सवाल ये कि क्या ट्रंप ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं या फिर सिस्टम अनप्रेडिक्टेबिलिटी के एज पर खड़ा है। और आंसर सिंपल यहाँ पर नहीं होता है ना, हमें नहीं पता, क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में या फिर उस स्ट्रैटेजी को डिकोड करें कि ट्रंप एक्चुअली में इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं या फिर वो एक्चुअली वैसे हैं, तो वो जो है वो समय के साथ ही पता चलेगा। आपको फाइनल लाइन ये याद रखनी चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी सबसे पावरफुल वेपन लॉजिक नहीं होता। यहाँ पे आप लॉजिकली नहीं डिराइव कर सकते, इट इज़ एक्चुअली अनप्रेडिक्टेबिलिटी, है ना। व्हेन अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज यूज्ड एज अ टूल, greater negotiations become possible. Thank you so much.